वंदे लोक तिलकं सात्वत वार्ता विभूषणं अमर कृत्तसारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत्तयाग दीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषम। आज का जो विषय है, एक्चुअली मॉर्निंग में थोड़ा बोलने का एनर्जी लेवल थोड़ा कम होता है, तो अगर थोड़ा मैं डाउन लगूं तो क्षमा प्रार्थी हूं। और सुबह सुबह एक्चुअली मैं चाहता भी नहीं हूं, बट ये एक ऐसा सब्जेक्ट था, जब मेरे से बात हुई थी तो मैं खुद भी एक्साइटेड हो जाता हूं। ये इट्स माय फेवरेट थिंग और मुझे लगता है कि सभी का यही होना चाहिए। और ये मूल चीज है जीवन का। मूल ठाकुर कहते थे कि आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ का जो फाउंडेशन है, द बेसिक थिंग ऑफ दिस स्पिरिचुअल लाइफ इज अनरिपेलिंग एडहेरेंस टू द आइडिया। तो ये जो आदर्श में अच्युत निष्ठा, अनुराग, जो भी हम बोलें, तो ये जो अच्युत अनुराग है, ये मूल चीज है, आध्यात्मिक जीवन का मूल चीज है। अब बात ये आती है कि ये अनुराग क्या कोई फॉरेन थिंग है जो कि हम अपने जीवन में लाते हैं, या ये है इसको डेवलप करना पड़ता है? तो जैसा ठाकुर कहते हैं, तो ये तो बीज आकार में है, सुप्त है, इसको ही पल्लवित, प्रस्फुटित, पुष्पित ये सब करना पड़ता है। और है कैसे? तो अगर हम इस चीज को बेसिक रूप से देखें, अगर इसके मूल में जाएं, रूट में जाएं, तो एक है ना, शब्द आता है सुरत संवेग, लिबिडोइक अर्ज। ये बेसिक इंस्टिंक्ट जो है व्यक्ति का, ये है, ये सभी में है। ये और कैसे है तो हम जानते हैं इसको जन्म से ही। तो इसका आया कहां से, क्यों ऐसा हुआ? तो वही बात फिर से हम याद करते हैं, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। तो वो एको हंग बहुश्याम, तो वो एक से जो विच्छुरित, एक्चुअली टान कहां बढ़ता है? विरह नहीं होने पर टान नहीं होता है। आपके मन में जब प्रेम का या किसी से जुड़ने का भाव या किसी का होने का भाव तभी होता है जब यह विरह है, सेपरेशन है। अगर सेपरेशन नहीं है तो हम समझेंगे भी नहीं कि हमारे अंदर कुछ, अब कोई किसी चीज का, ठाकुर कहते नहीं है, जो अभाव से परिश्रांत मन ही ब्रह्म या धर्म जिज्ञासा। तो अभाव जब तक स्कार्सिटी नहीं होता है ना, हम नहीं समझते हैं कि हमारे अंदर में वो है सुप्त रूप से। तो ईश्वर का भी लीला का तो यही हुआ ना, वो तो एक, सब कुछ एक ही था। वो एक से बहु होने का कारण भी यही था, उपभोग करना, टू एंजॉय। तो वो जैसे ही सेपरेशन हुआ, अब ये जो सेपरेशन हुआ, जो विच्छिन्न हुआ, जो सेपरेट हुआ, जो पृथक हुआ, उन सब में जिससे सेपरेट हुआ उसके प्रति जो आकर्षण है, उससे मिलित होने का जो आकर्षण है, वो रह गया, अंदर में रह गया। हाँ, वो जहां पर सेपरेट होके भटक के दूसरे जगह निकल गया, वो परिवेश ने उसको शायद विस्मृत कर दिया, अपने असली स्वरूप से विस्मृत कर दिया। बट वो जो श्री कृष्ण कहते हैं ना गीता में कि अर्जुन को, जब अर्जुन भटक रहे थे, कंफ्यूज्ड हो रहे थे, तो कह रहे थे कि सुनो, तुम में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है, जो तुम हो मैं हूं तुम हो, एक ही है सत्ता, बट एक अंतर है, तुम अपने स्वरूप से विस्मृत हो, तुम भूल चुके हो, मैं अपने स्वरूप में अच्युत हूं। यही जो भूल जाते हैं, तो भूल जाते हैं जो हम एक्चुअली किसके संतान है, कौन मेरा निकेतन है, वो जो चलो मन निज निकेतन की ओर। तो ये जो है निज निकेतन की ओर तो सही में चाहते हैं, बट पता नहीं चलता है और भटकते रहते। तो ये जो इनबिल्ट है, ये अनुराग सब में है, ये जन्म से लेकर जन्म भी जो, और इसलिए ठाकुर कहते हैं ना, जो एक वाणी है सत्यानुसरण में, जो वृद्धि प्राप्त होकर सब कुछ बनकर
वही है ब्रह्म, दैट विच बीइंग डेवलप्ड एंड बिकमिंग एवरीथिंग येट रिमेन्स द सेम इज ब्रह्म। तो ये सब कुछ वही हुए हैं, बट फिर वो रह गए हैं। मतलब वो परम पुरुष, वो ईश्वर, वो इष्ट, वही सब कुछ मूर्त हुए हैं, लेकिन ये मूर्त होकर भी वो जैसा थे वैसे रह गए हैं। क्यों? ताकि ये जो बिखरा है, ये जो मोतियां बिखरी हैं, या ये जो विरह हुआ है, इसको एक स्थान मिले फिर से मिलन का। अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर कहां से कौन जाएगा, कहां जाएगा? तो ये एक मूल जो तत्व है मुझे लगता है जीवन का। और इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, एक ठाकुर की वाणी है, ही द वर्ड द सोर्स ऑफ क्रिएशन मैनिफेस्ट हिमसेल्फ with all his properties into all that hath manifested। तो जो भी मैनिफेस्ट हुआ है उनमें प्रत्येक गुण है उन ईश्वर। हम कहते हैं ना, बहुत ज्यादा चलते फिरते हम लोग बहुत समय कह बैठते हैं कि अरे वो तो ठाकुर हैं, वो कर लेंगे। हम जैसे जीवों के लिए क्या असंभव है, वो तो भगवान है, वो ईश्वर है, उनके द्वारा संभव है, हमारे द्वारा क्या? देखिए, ये एक आई ओपनर है। ठाकुर क्या कहते हैं? He the word the source of creation manifests himself with all his properties into all that has manifested। तो सब कुछ है, but the beyond comprehended him not, though he signeth in the bosom of the beyond। तो ये ठाकुर जी की एक वो जो रिविलेशन का ये जो मैंने बोला, तो ये एक बात है। तो यही सूरत, ये जो लिबिडोइक अर्ज है, ये सभी में है, उस एक के प्रति अनुराग वो सभी में है। और इसीलिए सूरत को अगर हम तोड़ेंगे इस शब्द को, तो सु मतलब शुभ कह सकते हैं, गुड कह सकते हैं, परफेक्ट कह सकते हैं, पूर्ण कह सकते हैं। और रत मतलब रति, टू बी एंगेज्ड। तो टू मतलब टेंडेंसी, जो हमारा टू बी एंगेज्ड इन that su, that perfect, that पूर्ण। तो यही है बेसिकली अगर हम देखें तो सूरत का मतलब। और इसीलिए योगावेग कहते हैं, ठाकुर इस शब्द को कहते हैं योगावेग। योग का मतलब भी यही है, युक्त होना। वो जो हमारा जो वो मिलन होने का जो वो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ यूनिफिकेशन, ये प्रत्येक में है। हम सोचते हैं कि हमारा नहीं है, प्रत्येक अणु परमाणु में ये है। उसको रियलाइज करने के लिए ये साधन, भजन, तप, तपस्या, संग, संगति, प्रेम, अनुराग, या जो भी हम बात कहते हैं, इसका जो चर्चा कर, नर्चरिंग करते हैं, इसको फील करने के लिए। ये जो टेंडेंसी, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ यूनिफिकेशन, ये सब में होता है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें नहीं है। और इसी कारण से देखते हैं कि हर एक चीज में कहीं ना कहीं ये मिलित होने का ये टेंडेंसी रहता है। आप देखिए, सागर का जल उस ताप में तापित होकर वो आसमान में चढ़ता है, वो बारिश होता है, फिर वो बर्फ बनता है या जो भी बनता है, वो हिमालय पे रहता है। लेकिन वो हिमालय पर भी वो रहता है, बट उसकी तृप्ति नहीं है। वो इसीलिए उस तृप्ति को पाने के लिए क्या करता है, वो जो सनरे है, वो जो ताप है, तपस्या है, उसको ग्रहण करता है और फिर गलित होता है, मेल्ट होता है। और वो जो हार्डनेस है, स्टिफनेस ऑफ लाइफ है, वो स्टिफनेस ऑफ लाइफ उस ताप के द्वारा तापित होकर मेल्ट होता है, मेल्ट होकर और फिर वो बह चलता है। और उसके रास्ते में कितने रुकावटें आती हैं, पत्थर पे वो गिरता है, उछलता है, कूदता है, इधर बहता है, उधर बहता है, लेकिन विथ ऑल इट्स प्रॉपर्टीज, अपने समस्त कुछ लेकर उसका जो एम होता है वो सागर की ओर होता है। वो फिर से चाहता है वो सागर में मिलित होने का। तो वही है ना, एक हिंदी फिल्म का संगीत है, स्मरण आता है कि आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह। आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह। जिस तरह से एक फूल की खुशबू जो है, ये फ्लावर फ्रेग्रेंस जो है, वो एक है। दोनों दो वस्तु है, फ्रेग्रेंस अलग है, हम सोचते हैं फूल अलग है, बट देखेंगे तो ये दोनों एक साथ मिलन हो गया है। तो वही आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। तो और फिर वही गाना जो एक और हिंदी फिल्म का वो गाना ध्यान में आता है कि ये जिंदगी उसी की है
जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया और प्यार ही में खो गया। ये किसी का क्या है, मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन, यहीं पे वेरी करता है। जो कौन सा पर्सन कितना महान है, कितना ग्रेट है, कितना एलिवेटेड है, कितना उच्च है, ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ दैट लव उसका कितना महान है, कितना विशाल है, कितना पूर्ण है या अपूर्ण है। तो यही जो टेंडेंसी ऑफ यूनिफिकेशन है, यही सेलेक्ट करता है व्यक्ति के अपने पेरेंट को। हम सोचते हैं कि माँ पिता ने जन्म दिया, बस उसके बाद मेरी लाइफ है। एक्चुअली हमने चूज किया है अपने पेरेंट्स को। यही टेंडेंसी हमारा, जैसा योगावेग होता है, जिस तरह का टेंडेंसी, वो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू यूनिफिकेशन होता है, उसी के अनुसार जो माता पिता इस धराधाम पर उस भावना से वो एम्बियंस क्रिएट करते हैं, सेम टू सेम हम वहां भूमिष्ठ होते हैं। दैट मीन्स ये जो चूज करते हैं पेरेंट को हम करते हैं। माँ पिता ने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया, बट हमने चूज किया कि यू आर माई पेरेंट, यू विल बी माई पेरेंट। तो यही मिस्ट्री ऑफ बर्थ जो ठाकुर कहते हैं, जन्म रहस्य यही है। ठाकुर बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं कि वो नारियल का, जो कोकोनट, उसको आप 2 टुकड़ा करेंगे, 50 pieces ऑफ कोकोनट यू हैव। अगर उसको 2 पीस करेंगे, 2 pieces ऑफ ईच कोकोनट, तो कितने बनते हैं? 100 pieces ऑफ कोकोनट्स। अब अगर आप बोलेंगे 1 पीस लेकर 1 पीस में लगाओ, नहीं लगेगा। फिर दूसरा उठाएंगे, नहीं लगेगा। तीसरा, सब तो मिल गया, मिक्सचर हो गया है। तो सब कुछ मिक्सचर हो गया है, तो एक साथ नहीं अटैच हो रहा है। तो करते करते अचानक आप देखेंगे एक टुकड़ा के साथ एक टुकड़ा मिल गया, और ऐसा अटैच हो गया कि वो जो लाइनिंग है ना, वो क्रैक का, वो फ्रैक्चर का, वो भी नहीं दिखता है। सेम टू सेम। ये क्यों हुआ? इसका मतलब है कि ये टुकड़ा जो है, इसी टुकड़े का सेम समभाव है। वही स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ यूनिफिकेशन जैसा है, सेम यूनिफिकेशन इन पेरेंट में है। तो एक टुकड़ा मैं हूं कोकोनट का, और एक टुकड़ा मेरे पेरेंट्स हैं। लेकिन ऐसे हजारों लाखों टुकड़ा, जिस समय वो मिलन का आवेग तैयार हुआ एक स्वामी और स्त्री में, ऐसे हजारों टुकड़ा वहां पेनिट्रेट करने के लिए तुरंत अटैक। लेकिन साइंस कहता था अब तक क्या, कि जो स्ट्रॉन्ग जो होता है वो सोल पेनिट्रेट को, वही स्पर्म प्रिक करता है। बट ठाकुर क्या कहते थे? ठाकुर कहते थे कि नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं, डिजर्व। जो डिजर्व करता है। अभी का साइंस, मैं लेटेस्ट बता रहा हूं रिसर्च, अभी का साइंस ये अब मानने लगा है कि नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बट द डिजर्व्ड वन। जो डिजर्व करता है वो समभाव से। तो ये जो टेंडेंसी है, यही हमारे पेरेंट को भी चूज करता है। इसी को कहते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ आइडिया। ठाकुर जो कहते हैं, जो दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ आइडिया। हम भी एक एक आइडिया है, और यही आइडिया मैनिफेस्ट होता है जो, और यही ठाकुर कहते हैं जो मैग्नेटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड अस्तित्व की चौंबकीय मूर्तना, जो मैग्नेटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। और इसी कारण से हमारा जन्म होता है। तो आप सोचिए कि जन्म का मूल जो है ये अनुराग है, और इसी कारण से ये शुरू होता है। हमारा जन्म जो शुरू होता है वो एक एक जगह पर अटैच होता रहता है। जब जन्म होता है, माँ छोड़ के जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, नथिंग, सिर्फ माँ माँ और माँ। उसी अनुराग में हम चलते हैं। यहां तक कि फादर जो है, ही अपीयर्स लाइक अ विलन। सुनने में अटपटा लगता है, बट साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक जो है, इसको प्रमाणित करते हैं कि एक संतान, एक शिशु जब अपने मातृक्रोड़ में स्तनपान करता रहता है, उस मां के साथ जो उसका योगावेग है, और उस समय जब पिता का एंट्री होता है, तो वो इस दृष्टि से वो पिता की ओर देखता है जो अनवांटेड, तुम निकल जाओ, और वो खुद को अपने मां के आंचल में छुपा लेता है, देखना नहीं चाहता। तो ये अपीयर्स लाइक अ विलन। मां उसको धीरे धीरे शिक्षा देती है, सिखाती है कि इट्स योर फादर। बोलो पिता, बाबा,
पापा ये सब कह के सिखाती है, तब जाके उस शिशु का उसके प्रति आकृष्ट होते हैं। नहीं तो ओनली वन कॉम्प्लेक्स इन हिज लाइफ, दैट छोटा सा शिशु। और इसी को मनोवैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं? इडिपस कॉम्प्लेक्स। यही है इडिपस कॉम्प्लेक्स, जो कि मातृ अनुराग, मां के प्रति अनुराग, कोई अनुराग वहां पर नहीं है। और इसीलिए शिशु का जीवन इतना निर्मल, निश्चल, और कोई भी किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स और दूसरा किसी तरह का झंझट नहीं। और शिशु इसीलिए सबसे आनंदित, सबसे सुखी होता है। हम सभी चाहते हैं दैट चाइल्ड लाइक लाइफ, कि हमारा जीवन भी अगर ऐसा होता। लेकिन हम भी तो कभी ना कभी उसी शिशु जीवन में थे, उसी सुख शांति में थे। लेकिन ये भटकाव कैसे आया, ये भटकाव कैसे हुआ? तो यही जो इडिपस लव है, जो ये मातृ अनुराग है, यही मातृ अनुराग जब हम बड़े होते हैं धीरे धीरे परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होता है? तो उस मां से बाहर आकर, उस समय तो मां ही चाहिए था, खिलौना दे रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, मेरा आकर्षण करने वाला बहुत सारे चीज कोई एक स्ट्रेंजर दे रहे हैं, मैं हाथ बढ़ाकर ले रहा हूं। लेकिन जैसे ही वो मां की गोद से मुझे छीनना चाहते हैं, वो प्रलोभन देकर, मैं उसको फेंक कर मां को दोनों हाथों से जकड़ लेता हूं, आकर्षित कर लेता हूं। मतलब दुनिया का कोई ऐश्वर्य मुझे नहीं चाहिए, मुझे मां चाहिए बस। और मां की गोद में पूरी दुनिया का सब कुछ मैं ले सकता हूं। तो एक हाथ से मां को पकड़ के रखता हूं और एक हाथ से पूरी दुनिया को उपभोग करना चाहता हूं। लेकिन वो दुनिया अगर ये दोनों हाथ से मुझे पकड़वाना चाहती है, मैं सबको फेंक कर मां को आलिंगन कर लेता हूं। तो ये जो सोचिए इडिपस लव है, कितना स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ यूनिफाइड अर्ज है मां के प्रति। बट यही शिशु जब बड़ा होता है, जब आकर्षण और बढ़ता है, तब नहीं मुझे मां नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, उसके बाद मां से युद्ध करता है, झगड़ा करता है। और ये चीज धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित करता है। ये अनुराग जो वो मां के प्रति था, ये धीरे धीरे बाइफर्केटेड होकर आता है खुद के प्रति। और इसी को मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं नार्सिसस कॉम्प्लेक्स, दैट इज द लव फॉर ओन सेल्फ। जो खुद के प्रति जो प्रेम है, जो उस समय हम खुद को सजाने वजाने और खुद को हर तरह से ऑर्नामेंटेड कर, डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं, अपना पिक्चर, सेल्फी, ये सब कितना कुछ करते हैं। आज के समय की बात मैं कह रहा हूं, बट ये युग युग से ऐसा ही है। तो वही शिशु खुद से प्यार करता है, खुद को ये सब करने लगता है। आफ्टर दैट फिर और जब बड़ा होता है, जब बड़ा होता है थोड़ा सा और, तो आप देखेंगे धीरे धीरे उस शिशु में, अगर कन्या है, अगर फीमेल है, तो फीमेल लोगों का एसोसिएशन होता है, मेल है तो मेल लोगों का एसोसिएशन, मतलब लड़के लड़कों के साथ, लड़कियां लड़कियों के साथ। शिशु अवस्था से जब किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय बच्चों का एसोसिएशन होता है, लड़कों का एसोसिएशन होता है, लड़की का। तो सेम, तो होमोसेक्सुअल कॉम्प्लेक्स, इसको कहते हैं होमोसेक्सुअल कॉम्प्लेक्स। जो सेम जो पीसीस टाइप ऑफ सेक्स हैं, उसके प्रति आकर्षण है, और उसका एक ग्रुप बनता है। वो खेल कूद सब मौज मस्ती तब करते हैं। उस समय थोड़ा बहुत उनके लिए भी, जो मेरा जो नार्सिसस कॉम्प्लेक्स था, अपने से बाहर आकर थोड़ा सा उनके लिए भी करते हैं, थोड़ा सा अपने लिए भी करते हैं। तो ये फिर देखिए, ये जो बाइफर्केटेड था, माँ थी, मैं था, उसके बाद मैं आया, उसके बाद माँ, मैं और मेरे जैसे और कुछ। अब ये टुकड़ा होना शुरू हो गया है हमारा ये अनुराग। आफ्टर दैट ये होमोसेक्सुअल कॉम्प्लेक्स भी बहुत दिनों तक ये, और हर कॉम्प्लेक्स रहता है, प्रोमिनेंसी उसका किसी एक स्टेज ऑफ लाइफ में बढ़ता है, कमता है। आफ्टर दैट इस होमोसेक्सुअल कॉम्प्लेक्स के बाद और थोड़ा जब हम बड़े होते हैं, तब आता है विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण, और इसी को कहते हैं हेटेरोसेक्सुअल कॉम्प्लेक्स। और जो स्त्री का फीमेल का मेल के प्रति आकर्षण, मेल का फीमेल के प्रति आकर्षण, और फिर शुरू होता है जीवन युद्ध। और इस युद्ध में क्या होता है कि ये मेल और फीमेल के प्रति आकर्षण में वहां पीछे वाले जो सब हैं, वो सब कभी कभी वंचित होते हैं, कभी कभी। तो कॉम्प्लेक्स इसीलिए कहा गया, इट इज लाइक वाटर टाइट। जब एक कॉम्प्लेक्स में आदमी होता है, फिर दूसरा और कुछ नजर नहीं आता है।
तो हम इसीलिए कहते हैं जो ब्लाइंड, इट इज ब्लाइंड। बट तो ये सब जो इतने सारे कॉम्प्लेक्स, उसके बाद जितने दुनिया के कॉम्प्लेक्स हैं, मूलतः अगर आप देखेंगे, जैसे हम रिपू कहते हैं ना, जो 6 एनिमीज ऑफ लाइफ, जो काम, क्रोध, लोभ, ये 6 में बांटा गया, बट इस 6 में मिलियंस ऑफ और हैं, इसके और टुकड़े टुकड़े टुकड़े, बट कैटेगराइज्ड मूलतः किया गया ये 6, लाइक दैट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये भी मूलतः 4 कॉम्प्लेक्स है, जो कि जितने सारे और कॉम्प्लेक्स हैं उसको गाइड करता है। तो ये यही मूलतः है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो इन्हीं चारों के चक्कर में धीरे धीरे, और हर के पीछे फिर एकमात्र मां के समय जो था वो सेल्फिश नहीं था, उसके बाद से वो सब कुछ खुद के लिए ही हो जाता है, जितने सारे और हैं। इसलिए ठाकुर की एक वाणी है, ठाकुर कहते हैं कि सेल्फिश एक्सपेक्टेशंस आर द पेबल्स इन द जार ऑफ एग्जिस्टेंस व्हिच रेजिस्ट टू फिल इट अप विद द वाइन ऑफ लाइफ। जो ये जो सेल्फिश एक्सपेक्टेशन है, हमारा स्वार्थपूर्ण जो ये आकांक्षाएं हैं, या ये क्या होता है, पेबल्स, वो जो छोटे छोटे मार्बल्स या पेबल्स जो भी हम कह लें, एक जार है, उस जार में वाइन ऑफ लाइफ के जगह पे अगर ये पेबल्स भरे रहेंगे तो बहुत कम जगह मिलेगी दैट वाइन ऑफ लाइफ का, वो जीवन को बहुत कम जगह मिलेगी। तो इसी से हम परिपूर्ण कर लेते हैं अपने जीवन को, दीज, और यही ग्रंथियां हमारे जीवन को छिन्न विच्छिन्न, एक रथ पे 6 घोड़े हैं, और वो 6 घोड़े अगर 6 दिशा में दौड़ते हैं, क्या अवस्था होती है उस रथ की, सोचने वाली बात है। तो यही अवस्था हमारे जीवन की होती है। ये जो हमारा अनुराग या प्रेम, हम जो भी कहें, वो ऑलरेडी है, बट वो इतने सारे जगह पे है कि वो रथ की अवस्था के जैसे, जो घोड़ा 6 घोड़े 6 दिशा में दौड़ रहे हैं, और वो रथ का तो जैसे लग रहा है कि छिन्न विच्छिन्न, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और इसी कारण से फ्रॉयड, जो कि हम जानते हैं साइकियाट्रिस्ट एक थे, और एक ठाकुर जी की वाणी है, सॉरी, एक इसी विषय पे याद आया कि ठाकुर जी की वाणी है, इन द इगोटिज्म फ्रॉम नेग्लिजेंस, यही जो मेरा अहंग है, यही जो ये वृत्तियों प्रवृत्तियों का, यू हैव बिकम ए पोएट, ए साइंटिस्ट और ए सोल्जर, आउट ऑफ बोस्टफुलनेस यू हैव बिकम ईदर ए पैट्रियोटिक। दुनिया में बहुत सारे चीज लोग करते फिरते हैं, ये सब कुछ एक आउट ऑफ कॉम्प्लेक्स, दिस इगोटिज्म, यही सब कुछ किसी किसी को हम देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, ये सब कुछ है। बट इन सबको हमारे सिगमंड फ्रॉयड, जो कि दुनिया के एक लेजेंड, जिसको मनोचिकित्सक, जो माइंड का जिन्होंने उसका तार तार करके खोल के रखा था, ह्यूमन बिहेवियर पे, ह्यूमन साइकोलॉजी पे, जिसको गॉड कहा जाता है, गॉड ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, सिगमंड फ्रॉयड, वो क्या कहते हैं, द हेल्दी मैन इज वर्चुअली ए न्यूरोटिक, जिसको हम एक्चुअली हेल्दी मैन कहते हैं, जो स्वस्थ मस्तिष्क हमें दिखता है, और ये एक्चुअली होता है न्यूरोटिक, अनबैलेंस्ड, वर्चुअली ए न्यूरोटिक एंड अनबैलेंस्ड होता है। क्यों? ठाकुर की एक वाणी है इसी विषय पे कि अनएडजस्टेड कॉम्प्लेक्सेस आर एवर अनप्रिंसिपल्ड एंड अनबैलेंस्ड, सो लायबल टू बी एजिटेटेड एंड डिप्रेस्ड विथ अनवाइज, विथ इनकॉन्ग्रुअस डिस्प्ले। तो और इसीलिए अभी के इस मॉडर्न एरा में अगर कहूं तो वही याद आती है विल्कम स्टेकल की बात, जो कहते हैं कि वीकनेस ऑफ विल is the special complaint of the present day। ठाकुर क्या कह रहे हैं? दुर्बलता के विरुद्ध सर्वप्रथम हमें युद्ध करना है, और इसी को वो क्या कहते हैं कि वीकनेस ऑफ विल, यही दुर्बलता, इच्छा शक्ति में जो दुर्बल इच्छा शक्ति है, यही प्रेजेंट डे सिनेरियो में स्पेशल कंप्लेंट यही है हमारा। तो ठाकुर कहते हैं इसीलिए सर्वप्रथम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट वेज वॉर ऑन वीकनेस, सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना है। और इसी कारण से क्या होता है देखिए, और यही चीज यहां से ही, ये जो सेल्फिश एक्सपेक्टेशन है ना मनुष्य का, यहीं से शोषण प्रवृत्ति बढ़ती है। मां कभी भी अपने शिशु का शोषण नहीं करती है, क्यों? इसीलिए
कि उसका जो अनुराग है उस शिशु के प्रति, वो मतलब जिसको कहते हैं अनसेल्फिश, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। लेकिन एक शिशु का जब जन्म होता है ना, वही जन्म उसको शोषण करने को बाध्य करता है। जो विदाउट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि गर्भ में जिस दिन हम आते हैं उसी दिन से शोषण करना शुरू कर देते हैं। क्या? फर्स्ट ब्लड सक करते हैं। सुनने में अटपटा लगेगा, बट सबसे पहले जो एक्सप्लॉयटेड होते हैं हमारे द्वारा वो माँ होती है। अब देखिए कि वो एक कोष जब हो गए, वन सेल, उसी वक्त से हम उनका खून चूसना शुरू करते हैं माँ का। आप सोचिए कि आयरनी ऑफ ये लाइफ है, ट्रेजेडी ऑफ दिस लाइफ है कि हमारा जीवन शुरू ही और ये शोषण नहीं होगा, हम जिंदा भी नहीं रह सकते। हम, और इवन आफ्टर गिविंग बर्थ, जब वो माँ जब जन्म भी दे देती है, अपने से अलग भी कर देती है, फिर भी शोषण जारी रहता है। स्तनपान करते हैं, तरह तरह से पिता का भी शोषण करते हैं, मेरा ये जुगाड़ करो, मेरा वो जुगाड़ करो। धरित्री का शोषण करते हैं, धरती से हम अपना आहरण करते हैं, फल फूल जो भी परिवेश से, ये चाहिए वो चाहिए। विदाउट एनवायरमेंट क्रिपल्ड, हम डेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये सब कुछ से जो लेते हैं, ठाकुर कहते हैं कि देवाय बाड़े दम नेवाय होय कम, लेने से ही दम जो है, वाइटलिटी जो है वो कम जाती है। तो आप देखिए, जब हम लेते हैं, शोषण करते हैं, तो मेरा जो एनर्जी लेवल है, जो वाइटलिटी पॉइंट है, वो दिन दिन दुर्बल होता चला जाएगा। तो लेकिन अब यही बात है कि अगर ना लें तो बचेंगे भी नहीं। तो जीवन धारण करने के लिए, तो इस जो साइड, जब डॉक्टर लाइफ सेविंग ड्रग अप्लाई करते हैं हमारे किसी भी क्राइसिस मोमेंट पे, जिस समय हमारा जीवन संकट में होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि अरे इसको बचाना है, जिंदा रखना है, चलो इसको हाई लेवल का एंटीबायोटिक पुश करते हैं। बट ये एंटीबायोटिक पुश करने का उसका साइड इफेक्ट भी है, किडनी, लिवर और भी जो भी हार्ट, ये सब पे उसको वीक करता है। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है, अरे पहले जीवन तो बचे, जान तो बचे, किडनी लिवर को हम लोग संभाल लेंगे, फिर उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री जो भी देना होता है उसको करते हैं, बट उसका अप्लाई करते हैं। तो उसी तरह से जीवन को बचाना है, तो ये एक्सप्लॉयटेशन इज मस्ट, हमें शोषण करना ही पड़ रहा है। बट ये जो साइड इफेक्ट हो रहा है, ये जो ले रहे हैं और दम कम रहा है, तो इससे कैसे बचें? ठाकुर कहते हैं ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, इसका ठीक विपरीत शब्द है क्या? नरिशमेंट। ये शोषण का उल्टा शब्द है पोषण। अगर इस शोषण, ये तो बाध्य है, इनएविटेबल है, इसके साथ साथ अगर पोषण देने का, अगर ये अभ्यास जीवन में ग्रो कर जाए, तो इस साइड इफेक्ट से, इसलिए ठाकुर कहते हैं संकोच ही दुख, प्रसारण ही सुख। तो संकोच मतलब ये जो लेते हैं संकुचित होता है, जब देते हैं हाथ खुल जाता है, मुट्ठी खुल गया। तो यहीं पे प्रसारण ही सुख है, यही आनंद है। तो इसी शोषण से बचने के लिए पोषण। और आप देखिए, और यही पोषण जिसको देते हैं, वहां से ही मेरा वृत्ति नियंत्रण प्रारंभ होता है। कि और आइडियल को, आदर्श को हमारे जीवन में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे का इष्टभृति क्या है? उसी शोषण से बचाने का एक मैकेनिज्म है कि उस शिशु अवस्था में, इवन गर्भ में है, जब वो समझता नहीं है, माँ उसका होकर करती है। और जब उसको थोड़ी सी धारणा होती है, कहती है पहले अपना पोषण करने से पहले इष्ट का पोषण करो। तुम तो शोषण करोगे, लेकिन सबसे पहले पोषण करो। ये जो अपने से आउट ऑफ योर ओन लाइफ, आउट ऑफ योर ओन एक्सपेक्टेशन, आप जाकर अपने से बाहर किसी के प्रति अनुरक्त होते हैं। और वो वन जो है, वो वन ऐसा वन है जो कि जन्म जन्मांतर तक वही वन रहता है, दूसरा और कोई उस जगह पे नहीं आता है। यहीं से एडजस्टमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस शुरू होता है, यही है अनुराग। तो ये जो एक उसी फ्रॉइड की बात फिर से मैं कहता हूं। फ्रॉइड एक जगह कहते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड, कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फेथ यू आर एबल टू पुट इन द इंस्ट्रक्टर। सब कुछ डिपेंड करता है जीवन में हम जो भी चाहते हैं, ये है उसी विश्वास पे, आस्था पे। और यही आस्था अनुराग है जो कि इंस्ट्रक्टर, जिसको हमने गाइड के रूप में जीवन में ग्रहण किया है। तो ये अनुराग जो है
और इसीलिए उसी पे फिर वो जो स्टेकल की बात कह रहा हूं, विलेम स्टेकल, उनकी ही बात है इसी इंस्ट्रक्टर के बारे में कि वन loves a person only when one has first loved his faults and accepted his past. And if we can go so far as to love his past, then we have passed love's greatest test. प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा होती है कि जब प्रेम होता है ना, तो सामने वाले के सब कुछ को लेकर उसका प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका थोड़ा ये मैं लूंगा, ये नहीं लूंगा, ऐसा नहीं होता है। सबसे ज्वलंत उदाहरण है उसी प्रेम का, वही लाइफ, लव लाइफ का, जो जिस समय, और यही एक्चुअली ट्रांसफरेंस जो होता है लाइफ में परिवर्तन जो होता है, यही प्रेम। और जिस तरह की फ्रॉयड कहते हैं एक जगह कि ट्रांसफरेंस देन बिकम्स द बैटलफील्ड। ये जो इंस्ट्रक्टर, जो मेरे गुरु या आइडियल या गाइड जो भी कहें, उनके साथ मेरा it's a war field, it's a battlefield on which all the contending forces are to meet. हमारे जीवन के जितने सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, जितनी सारी गंदगियां, सब उस समय उफन के बाहर आएंगी। जिस समय ये युद्ध चलेगा उस इंस्ट्रक्टर के साथ और मेरे के साथ, it becomes a battlefield. Or all the symptoms of the patient have lost original meaning and have adapted themselves to a new meaning, which is determined by its relation to that transference. तो उस आदर्श, उस इंस्ट्रक्टर के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, वही धीरे धीरे जीवन के समस्त कुछ को ट्रांसफॉर्म कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो एक घटना हेम कवि की घटना है जिसपे समझ में आएगा कि ये अनुराग जीवन में क्या करता है। और अनुराग तभी जब उस लव इनकारनेट जब जीवन में आते हैं, जो प्रेम के मूर्त प्रतीक होते हैं, उनसे अनुराग जब होता है। तो हेम कवि जब काफी ड्रिंक करते थे, और वो भी एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, ज्ञानी गुनी और ये सब थे, तो ठाकुर की दीक्षा तो हो गई थी, ठाकुर का दर्शन नहीं हुआ था। मैं बहुत इन शॉर्ट कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत दिक्कत हो जाती है। जो ये टाइम फ्रेम जो आपने बांध दिया है ना 8:30 बजे, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक फ्लो आता है। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा इन शॉर्ट करने का, बट एनीवे, तो हेम कवि जब ठाकुर से का दर्शन नहीं हुआ था, ठाकुर के साथ दर्शन नहीं हुआ था, लेकिन दीक्षा पहले हो गई थी अनंत महाराज के साथ कन्विंस होकर, तो इच्छा थी दर्शन होने का। उसी समय ठाकुर कोलकाता आए थे, तो उनको जब पता चला कि ठाकुर कोलकाता आए हैं, तो चलो जाते हैं, मिलते हैं। और सुबह सुबह रेडी होकर वो पहुंच रहे हैं ठाकुर के पास। मन में अचानक वो शैतानी बुद्धि होता है ना, तो वो कि इतना कुछ सुना है प्रेममय, प्रेम के मूर्त प्रतीक, जो पूरे लव जैसे टपक टपक के गिरता है उनके जीवन से, उनके आचरण से, उनके चेहरे से, ऐसा एक व्यक्तित्व को देखने जा रहे हैं। अनंत महाराज से जो उनकी बातें सुनी थी ठाकुर का, तो मन में एक तो फिगर, एक इंप्रेशन था, बट वो शैतान मन वो सोच रहा है कि सच में ऐसा व्यक्ति होता है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। वो ड्रिंक तो करते ही थे, तो उस दिन वो सुबह सुबह और भी कस के ड्रिंक कर लिया, और ये सोचकर कि देखता हूं कि मेरे इस रूप को उनका प्रेम कितना स्वीकार करता है। तो ये मन में भाव, और इसी भाव से चल दिए वो वहां ठाकुर के पास, जहां ठाकुर ठहरे थे, जहां कोलकाता में। तो जब गए ठाकुर के पास पहुंचे, तो ठाकुर बैठे हुए थे और सब कोई थे, और खाली बदन, शुभ्र उपवीत, शुभ्र धोती, और एकदम उस समय तो ठाकुर और यंग थे, ना सुदर्शन, एक युवक उस समय यौवन से भरपूर। जैसे ही हेम कवि एंटर करते हैं रूम में, ठाकुर उनको देखते ही जैसे लगा कि कितने जन्मों का परिचय है। ठाकुर तुरंत उठ के करे, अरे दादा आइए आइए बोल के, और वो तो उसी तरह से वो बंगाली टाइप ऑफ जो सिल्कन धोती और कुर्ता, एकदम जमींदारी वो रूप, लेकिन वो स्मेल, वो जो ड्रिंक करने का जो मद्यपान जो उन्होंने किया था, तो वो तो सुगंध पूरे परिवेश में उनको खुद लग रहा था। आप सोचिए, जो ड्रिंक करते हैं साधारण तो वो तो उसका आभास नहीं होता है, लेकिन उनको खुद महसूस हो रहा है। और ठाकुर आकर सीधा उनको आलिंगन कर दिया, और ऐसा आलिंगन किया, उसके बाद तो छोड़ नहीं रहे। तो हेम कवि तो आए थे इसी कारण से, उनकी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन जब इन्होंने उल्टा देखा कि ठाकुर ने ही उनको आलिंगन कर लिया है उनके नजदीक आकर और छोड़ नहीं रहे, उनको तब ग्लानि, ये गिल्टी फीलिंग, विवेक तब जागृत होना शुरू हुआ
कि मैं ऐसा पापी व्यक्ति और इस तरह से अशुद्ध शरीर और ये पवित्र शरीर को इस तरह से स्पर्श कर रहा हूं। और तब उन्होंने तुरंत उनको छोड़ा, और ठाकुर तो किसी भी तरह छोड़ ही नहीं रहे, पकड़े हुए हैं। तो जो भी हो, थोड़ी देर तक तो ऐसा चलता रहा, ये प्रेमालिंगन ठाकुर का। फिर ठाकुर बैठते हैं, फिर चर्चा बात जब शुरू होती है तो वो हेम कभी पूछते हैं ठाकुर से कि अच्छा, आपको मेरा ये दुर्गंध, ये जो मैं खुद भी समझ रहा हूं, तो आपको ये घृणा उत्पन्न नहीं किया? आपको घृणा नहीं लगी ऐसा रूप मेरा ये देखकर? तो ठाकुर मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि अगर शरीर का एक हाथ में अगर कोई इंजुरी हो जाए, एक हाथ में अगर कोई घाव हो जाए, तो दूसरा हाथ उस हाथ को क्या काट कर फेंक देगा या उसका उपचार करेगा? ये बात जो, और फिर ठाकुर एक और बात कहते हैं जो कि मुझे लगता है कि वो एक बात तो कहते हैं कि वो जो दुर्गंध जिसकी आप कह रहे हैं बात, वो दुर्गंध उस शराब की है, आपकी नहीं। दुर्गंध जो आप जिस दुर्गंध की बात आप कह रहे हैं, वो उस शराब का दुर्गंध, आपका नहीं। इनडायरेक्टली ठाकुर क्या कह रहे हैं कि मैंने उस शराब को आलिंगन नहीं किया है, मैंने आपको आलिंगन किया है। दिस वेरी फर्स्ट मीटिंग जो हेम कवि के साथ हुआ, वो जो सरेंडर हुआ, वो जो समर्पण हुआ, वो जो कहते हैं ना, प्रेमात समर्पणम, संगात संजायत श्रद्धा। संग होने से सबसे पहले होता है संग। ये जो प्रेम अनुराग, जितनी भी बात हम क्यों ना कर लें, सबसे पहला है एसोसिएशन। जब संगति करते हैं, जब उनसे मिलते हैं, दृष्टि शुद्धि होती है। दूर से बहुत कुछ नजर आ रहा था, बहुत तरह से, जब नजदीक जाते हैं तब आंखें खुलती है, दृष्टि शुद्धि होती है। और जब दृष्टि शुद्धि होती है तो विश्वास आता है। ये विश्वास धीरे धीरे निर्विचारिता, फिर एंटीथेसिस कुछ भी मायने नहीं रखता है। कोई भी एंटीलॉजिक, कोई भी चीज वो तब मानने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो विश्वास ही उसको पक्का कर देता है, जो निर्विचारिता और किसी तरह का उल्टा विचार मन में। और तभी होता है प्रेम, जो कि उस दिन उन हेम कवि को हुआ। और वो जो समर्पण किया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर तो वो आश्रमवासी हो गए, हिमायतपुर चले गए, ठाकुर के चरण में ही सारा जीवन उन्हें व्यतीत कर दिया, पूरी दुनिया एक तरफ पीछे रह गई। ये है अनुराग का लक्षण, यही होता है प्रेम, और ऐसे होता है प्रेम। तो उस प्रेम जीवन के स्पर्श में, मैग्नेटिक पुल के अंदर में अगर नहीं आएंगे तो फिर अंदर जागृत नहीं होगा। इसीलिए वो एक ग्रीक एक प्रोवर्ब है जो कहते हैं, इट इज द मार्क ऑफ एन एडुकेटेड माइंड इज टू एंटरटेन द थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। तो यही मार्क ऑफ एन एडुकेटेड माइंड टू एंटरटेन द थॉट। हेम कवि को क्या लगा था कि ये जब हमें आलिंगन कर ले रहे हैं तो दैट मीन्स कि हमारा सब कुछ वो स्वीकार कर ले रहे हैं। नहीं, यही ठाकुर ने कहा था कि आलिंगन मैंने आपको किया है, आपके शराब को नहीं। तो यही है मार्क ऑफ एन एडुकेटेड माइंड टू एंटर द। उनको लगा कि मेरा सब कुछ लेकर ठाकुर हमें, और यही लगा जीवन भर, इस 81 साल के जीवन में ठाकुर का उनके निकट जो भी आए, उन सभी व्यक्ति को लगा कि मेरा सब कुछ लेकर यही एक व्यक्ति है दुनिया में जो कि मेरा अच्छा बुरा सब कुछ लेकर मुझे अपना लेगा। मुझे कभी भी अपने जीवन से, ऐसे बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं, तो यही है। तो एंटरटेन द थॉट, उनको ऐसा, हमें सबको ऐसा लगता है कि ठाकुर, लेकिन विदाउट एक्सेप्टिंग इट, हमारा प्रवृत्तियां जो है उस सबको भी उन्होंने जो प्रश्रय दे दिया है, ऐसी बात नहीं है। और यही इन द लॉन्ग रन धीरे धीरे परिवर्तन होता है। ये जो अटैचमेंट है, ये जो अनुराग है, इसी को ठाकुर कहते हैं साइकोसेक्सुअल अटैचमेंट, मानस यौन अनुराग, और इसी का नाम है योग। और वो जो टुवर्ड्स दैट वन, वो जो एक के प्रति अनुराग होता है, वही चीज धीरे धीरे जीवन में पड़े। और इसीलिए ठाकुर ने कहा है, जो लाइफ का अगर मोटो है, द ओनली वन एंड ओनली मोटो है ठाकुर जी का, अगर हम एक वाणी को अगर उठाएं तो ठाकुर कहते हैं कि एकानुरक्ति,
तीव्रता एवं क्रमागति में ही जीवन का सौंदर्य एवं सार्थकता है। यूनिसेंट्रल अटैचमेंट, इंटेंसिटी एंड कंटिन्यूटी इन वन लीड द लाइफ टुवर्ड्स ब्यूटी, सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी। तो जीवन में वही वन के प्रति अनुराग का मतलब है यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड not for others, not for others, not for others. This is love, this is love. The byproduct of this love is you are for the Lord and so for others. But हम उस बाई प्रोडक्ट की ओर नजर नहीं देंगे। बाई प्रोडक्ट जो होता है उसकी ओर वो अपने आप आता है, उस पे नजर देने, जब भी हम नजर देंगे बाई प्रोडक्ट पे, जो ओरिजिनल थिंग है उससे वंचित हो जाएंगे। तो लव का मतलब होता है, लव वही यूनिसेंट्रल अटैचमेंट, इंटेंसिटी होनी चाहिए और अविच्छेद्य, इनसेपरेबल, कभी भी इसमें छेद नहीं, इंसेसेंट, वो कंटिन्यूटी, यही जीवन को ब्यूटी, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी जो भी है। और इसीलिए योग की बात है, वो योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा इष्ट ठाकुर कहते हैं। तो इष्ट या आदर्श में अच्युत आनति, जो उसके उनके प्रति अच्युत, जो अनरिपेलिंग अटैचमेंट, जो स्पिरिचुअल लाइफ का जो मूल चीज है, तो ठाकुर कहते हैं इष्ट या आदर्श के प्रति यही अच्युत आनति है योग। और इस योग से ही फर्स्ट ये योग होता है, युक्त होते हैं, उनसे प्रेम होता है, अगाढ़ प्रेम, ऐसा प्रेम होता है कि फिर दूसरी तरफ नजर नहीं जाती है। तब जाकर होता है चित्तवृत्तियों का निरोध। चित्तवृत्तियों का निरोध करने की कोशिश करेंगे, जिंदगी में नहीं होगा बल्कि और धर दबाएगा। तो फर्स्ट योग का मतलब यह कि उनसे अटैच होना, उनके प्रति प्रेम को जागृत करना, उनके लिए कर्म करना, खुद की परवाह ना करते हुए। तो ये अच्युत आनति ही है योग। और उसके द्वारा ही, इस योग से ही होता है चित्त वृत्तियों का निरोध। अर्थात वृत्तियां अपने ख्याल, निरोध का मतलब क्या है? निरोध का मतलब ये नहीं है कि हमारी कॉम्प्लेक्सेस हैं, हमारे काम, क्रोध, लोभ अब नहीं है, वो नष्ट हो गया, खत्म हो गया, या ये हो गया, नहीं, या इवन नष्ट भी नहीं हुआ, वो मिनिमाइज हो गया, नहीं, और या वो थोड़ा दुर्बल हो गया, नहीं, बल्कि और स्ट्रांग होगा, वो अपने असली स्वरूप में आएगा, वो काम, क्रोध सब कुछ बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। लेकिन क्या कहते हैं ठाकुर? चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, अर्थात वृत्तियां जो हैं अपने ख्याल मुताबिक चलना नहीं चाहती है। अब हमें जो चाहिए वो ऐसा नहीं चाहती है, वो चलती हैं कैसे? इष्ट या मेरे जो इप्सित हैं, डिजायरेबल जो मेरे हैं, वो प्रिय परम जो है, उनको परिपूरण के लिए। और इसीलिए ठाकुर कहते हैं क्या कि योगस् चित्तवृत्ति निरोधा, मैं कहता हूं योगात् चित्तवृत्ति निरोधा। यही ठाकुर कहना है, द अनरिपेलिंग अटैचमेंट टू द लव लॉर्ड ऑफ द आइडियल इज योगा, एंड बाय दिस योगा complexes of the mind becomes restrained। मतलब क्या है कि complexes do not long to move according to their own whims, they move to fulfill Lord the beloved। और इसीलिए जो मूल बात है उसी योग, उसी युक्त होने का। और एक और वाणी है ठाकुर जी की, ठाकुर कहते हैं कि pull of love for the great creates vigor in action and rise in life। जो उस ग्रेट के प्रति, उस श्रेष्ठ के प्रति, प्रेय के प्रति, तो वही उनके प्रति जो ये प्रेम है, ये जो लव है, आकर्षण है, तो पुल ऑफ लव फॉर द ग्रेट क्रिएट्स विगर इन एक्शन। कर्म प्रवण जीवन होता है, मनुष्य कर्मठ होता है, और जीवन राइज इन लाइफ, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तभी आती है एकाग्रता। और फिर तो इसीलिए लास्ट एक वाणी मैं कहूंगा, इस अनुराग, इस प्रेम, उस प्रेम में बहुत सारी और भी बातें थी, बट मुझे हिमांशु ने थोड़ा सीमित कर दिया है। एनीवे, मैं एक लास्ट बात बोलकर समाप्त करूंगा आज के लिए। जो इष्ट को छोड़कर, ठाकुर कहते हैं, इष्ट को छोड़कर जिसको भी बड़ा बनाओगे तुम अपने जीवन में, इष्ट को छोड़कर, इष्ट मतलब वही प्रिय परम पुरुषोत्तम, परम पुरुष, जो वो ईश्वरीय सत्ता, वो उच्च सत्ता, जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है, वो जब धराधाम पर मनुष्य रूप लेकर जीवन धारण करके हमारे समक्ष उस ईश्वर को
फील कराते हैं कि व्हाट इज गॉड, हम फील करते हैं। तो और नहीं तो बिवेयर ऑफ द मैन हुज गॉड इन द स्काई, उस व्यक्ति से सावधान रहना जो उस अमूर्त ईश्वर की उपासना करता है जिसका भगवान उस आसमान में बसता है। तो वो व्हिम्सिकल गॉड इमेज नहीं, तो उस इमेज की बात कर रहा हूं जो पुरुषोत्तम के रूप में हमारे धराधाम पर हमारे समक्ष आते हैं, गुरु सदगुरु के रूप में, आचार्य के रूप में। तो ठाकुर क्या कहते हैं कि इष्ट को छोड़कर जिसको भी बड़ा बनाओगे अपने जीवन में, वह आसक्ति ही तुम्हारा ध्वंस कर देगी, तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। और क्या कहते हैं ठाकुर, और वे यदि नहीं रहते हैं, वे मतलब इष्ट, ठाकुर कहते हैं कि और वे यदि नहीं रहते हैं तो यही उनका वियोग, जो उनका जो विरह है वे नहीं है जीवन में, ये वियोग तुम्हारे सीने में शूल की तरह लगेगा, कांटे की तरह चुभेगा। तुम्हारे जीवन में कोई भी नहीं रहेगा जिसे जकड़ के पकड़कर तुम उस शोक से खुद को संभाल सको। एक वाक्य में इष्ट को गौण करके, इष्ट को हटाकर, उनको मिनिमाइज करके, इष्ट को गौण करके अन्य कुछ को भी या किसी को भी जीवन में यदि मुख्य बनाकर चलते हो तो अशुभ परिणति अकाट्य है। कोई भी कर्तव्य तुम्हें बचा नहीं पाएगा, किसी भी तरह तुम रिहाई नहीं पाओगे। तो ये एक मूल बात है जिसका कि आज मैं यही कहना चाह रहा था। तो लास्टली चूंकि लव की बात हुई है तो ठाकुर की एक वाणी और करके मैं समाप्त करूंगा। ठाकुर कहते हैं, बी कंसेंट्रिक विथ एवरी अर्ज फॉर लव। और ये जो लव है, इट्स नॉट स्मॉल केस LOV लव, इट इज अपर केस LOVE लव। दैट मीन्स कि वो प्रेम मूर्त प्रेम, लव द इनकारनेट, रक्त मांस संकुल जो स्वरूप है प्रेम का, वो प्रेम। तो बी कंसेंट्रिक विथ एवरी अर्ज फॉर दैट लव, फॉर दैट बिलवेड। और ठाकुर कहते हैं, लव इज लाइफ, लव इज फेथ, लव इज लोर, love is lead to active progress, love is God and his incarnation। तो दयाल के उसी लव के चरण में, उसी उन्हीं प्रिय परम प्रेममय के चरण में प्रार्थना है कि हम सभी का जीवन ऐसा ही प्रेममय, उसी प्रेम के प्रति वही एकानुरक्ति, तीव्रता और निरंतरता के साथ निरंतर चलमान बहमान होकर रहे, और ये कंटिन्यूटी कभी भी इसमें छेद ना आए। बस इतना ही प्रार्थना है। जय गुरु सभी को।